क्योंकि आप आरएसएस हैं, आरएसएस की वजह से बीजेपी जीतती है, तो ये सवाल आरएसएस आज बीजेपी से क्यों नहीं पूछती है, यानी कि मोदी जी से। ये प्रचार तंत्र में ही मीडिया लगी हुई है, तो आपको क्यों निकलना पड़ा? और ऐसा है कि यानी कि किसी के साथ बलात्कार हो, शोषण हो, यौन शोषण हो, वो क्या फोटो खिंचा के और सबूत लेके पहले बैठेगा कि हाँ जी आओ जी मेरा शोषण करो, अब मेरे वीडियो बनाने दो पहले? ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये सही है कि गलत है? ये सब बातें जो है हर पब्लिक जान नहीं पा रही है, क्योंकि नेता लोग को फुर्सत नहीं ना है कि पब्लिक के पास जा करके बतावे। अपने घर की इज्जत को अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे को क्या बचाएंगे। रह गई सवाल एक, हम थोड़ा शर्मिंदा हैं इस बात से। और क्या नाम हो रहा है देश का हमारा? 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 2014 तक में, आज 156 लाख करोड़ हो गया। 100 लाख कर्ज पड़ गए सिर्फ 9 सालों में। पिछले 65 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया गया 14 प्रधानमंत्रियों के द्वारा। और आप आए 9 साल में, फिर आपने 101 लाख करोड़ ज़्यादा। नाम देश का तब होता है जिस देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को जो कहा जाता है और बार बार घिसते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर जो है वो डेमोक्रेसी को इतना नीचे तक ले आए। नाम तो तभी होगा ना जब डेमोक्रेसी में 27 से आप 20वें नंबर पे आते तो कम से कम। सत्ता ना किसी की कभी रही है, सत्ता एक रेत की तरह है, मुट्ठी में बंद किसी की नहीं हो सकती। वो सरकनी है, 5 साल बाद सरके या 10 साल बाद सरके। याद उसी को लोग रखते हैं जो इस देश के लिए कुछ करके जाता है, और इस देश के जो आन बान शान है डेमोक्रेसी में, उसमें 4 चांद लगा के जाए। तानाशाही करने से नाम नस्त नाबूद हो जाता है, हिटलर हो या मुसोलिनी। दोस्तों नमस्कार। बीजेपी का अगर आप नाम लेते हैं तो आपके जेहन में आरएसएस जरूर उभर के सामने आता होगा। हमारे साथ जो शख्सियत खड़े हैं, ये साइकिल से बलिया उत्तर प्रदेश से चल करके दिल्ली तक आए हैं, और इनका मकसद सिर्फ एक है कि मोदी जी के कामों को जन जन तक पहुंचाना। मेरे बहुत सारे सवाल इनसे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम भरत सिंह है, डिस्ट्रिक्ट बलिया, ग्राम हुसैनपुर, पोस्ट नवानगर, थाना सिकंदरपुर पड़ता है। भरत जी, आप जो साइकिल लेके चले हैं जी, आपका उद्देश्य क्या है? साइकिल लेके इस 42 डिग्री टेम्परेचर में आप रोड पे चल के, आप 30 मई को निकले हैं जो बता रहे हैं मेरे से, 30 मई को निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं इस 42 डिग्री टेम्परेचर में, क्या मकसद लेके निकले हैं? हमारा मकसद ये है कि 2024 में फिर बीजेपी की सरकार बने। अच्छा। और जनता में हम मोदी जी के कामों को बतावें कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्या आपको दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमको जनता को बताना है। और 2024 में सरकार बनाने के लिए हम भारत वर्ष में एक बार तो नहीं कई बार घूमेंगे। अगर बीजेपी की सरकार बनी है, 2014 हो या 2019 हो, उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उसकी मेहनत रही है, कहने में कोई परहेज नहीं है। भरत जी पुराने आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जब वो जनसंघ हुआ करता था, और एक चीज़ देखने लायक है कि किस तरह से आरएसएस के ये कार्यकर्ता रहे, आरएसएस से जुड़े रहे। कार्यकर्ता क्यों मैं बोलूँ, बहुत पुराने आरएसएस से जुड़े रहे। भरत जी, आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी के कामों को आप बताने निकले हैं साइकिल लेकर के, मौजूदा हालात में वक्त ऐसा आ गया है जब मोदी जी के कामों को क्या पूरे प्रचार तंत्र में ही मीडिया लगी हुई है, तो आपको क्यों निकलना पड़ा? और ऐसा है कि मीडिया जो है गांव-गांव में तो घूम नहीं रही है, हर जनता के पास तो जा नहीं रही है। हमारा काम ये है कि हर जनता से मिलना है और जनता को बताना है। मीडिया तो मान लीजिए प्रचार कर रही है, बता रही है, लेकिन हमको जनता से मिलना है। हम देख रहे हैं ना, बलिया से चल करके दिल्ली तक आए, बहुत पब्लिक ऐसी है कि उनके काम को जानती ही नहीं है। जैसे मकान लेना है, हमारा छप्पर का घर है, मकान लेना है, हमको क्या करना है। वो भाग करके जाते हैं प्रधान के यहाँ, तो वो कहता है कि हमको 20,000 रुपया दो तो तब हम तुमको कॉलोनी दिलाएंगे। हमको ये बताना है कि तुमको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन कर देना है। अपना एक फ़ोटो लेकर के जाओ, राशन कार्ड लेकर के जाओ, आधार लेकर के जाओ, ऑनलाइन करो, और ऑनलाइन करने के बाद तुम्हारा नंबर आएगा, मिल जाएगा। पेंशन लेना है, तुमको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद में अगर ब्लॉक से नहीं सुनता है तो जिला पर चले जाओ, सीडीओ के पास जाओ, सीडीओ तुरंत काम करेंगे। तो ये सब बातें जो है हर पब्लिक जान नहीं पा रही है, क्योंकि नेता लोग को फुर्सत नहीं ना है कि पब्लिक के पास जा करके बतावे कि ये काम ऐसे करना है। मैं आपकी बात समझ गया। चलिए, आप बीइंग आरएसएस मेंबर, आप जाके लोगों को बताना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी होती थी, अपना विचारधारा हुआ करता था, जो 2014 के बाद से गायब नजर आता है। आरएसएस का सिर्फ एक ही काम दिखता है कि बीजेपी, आज की बीजेपी यानी कि
मोदी जी के लिए सब कुछ करना है। आरएसएस का अपना विचार जो हुआ करता था 2014 के पहले, आप मुझसे पूछ सकते हैं, उदाहरण बताइए। उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपने साइकिल पे भी लिख रखा है, आपके सामने लिखा हुआ है। आज देश की जानी मानी बेटियां जब इसी जंतर मंतर पर बैठ के जो हुआ था, आपको पता होगा, उनका यौन शोषण हुआ था, उनको न्याय दिलाने के लिए मोदी जी चुप हैं, लेकिन आरएसएस तो बोल सकती थी। मोदी जी तो आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, आरएसएस तो हमेशा रहेगा जैसे पीछे था। तो ये क्या है आरएसएस? आप इस मामले में आप लोग आगे क्यों नहीं आए? मैं आपसे, क्योंकि आप आरएसएस से हैं, तो आप अपने विचार तो बता ही सकते हैं ना कि आप आगे क्यों नहीं आए कि हाँ ये गलत हो रहा है देश में। कल को किसी और के साथ होगा तो कोई कौन उसके लिए बोलेगा? आरएसएस आज इसमें चुप क्यों है? ये तो पहला सवाल है। और भी मैं अभी पूछता हूँ आपसे, बताइए पहले। हमारे कहने का मतलब ये है हाँ। कि मोदी जी हो या आरएसएस के भागवत झा हो, इस पर विचार तो किया ही जा रहा है। पुलिस तो लगी हुई है और वो भी कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पर क्लेम सही उतरता है तो हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं और जो भी सजा कोर्ट देगी वो भुगतने के लिए तैयार है। थोड़ा सा देखिए, हर काम में लेट होता है, लेकिन लेट होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं। नहीं, एक मिनट भरत सिंह जी, जब निर्भया कांड में कानूनी प्रक्रिया चल रही थी तो रायसाना हिल्स पे चढ़ के लोग कूद रहे थे, आपके बीजेपी और आरएसएस के भी लोग थे उसमें, कि न्याय मिलना चाहिए। तब भी तो कानून काम कर रहा था ना, तब क्या हो गया था? लेकिन आज आपको जंतर मंतर पे भी घुसने के लिए कितना परमिशन का फॉर्मेलिटी आपने देखा है ना। तो तब कानून काम कर रही थी तो ठीक नहीं था, आज कानून काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस कहती है कि वीडियो लेके आओ, ऑडियो लेके आओ, यानी कि किसी के साथ बलात्कार हो, शोषण हो, यौन शोषण हो, वो क्या फोटो खिंचा के और सबूत लेके पहले बैठेगा कि हाँ जी आओ जी मेरा शोषण करो, आप मेरे वीडियो बनाने दो पहले? ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये सही है कि गलत है? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना था आपसे, पहले किसको जानकारी होगा कि वो वीडियो बनाएगा वो? नहीं। तो कानून तो उस वक्त भी काम करती। मेरा कहना सिर्फ एक है, जहाँ पे 15 ऐसी घटनाएं हो, जो ऐसे ऐसे गवाह हो, इंटरनेशनल रेफरी हो, जो गवाही दे रहा है कि हाँ ये चीज़ हुआ है, उसके बाद आप सब लोग चुप्पी मार के बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। आप आरएसएस के एक विचारधारा हुआ करती थी, महिलाओं की सुरक्षा की आप बात करते थे, आज क्यों नहीं बोलते हैं? मैं सिर्फ, आप मेरे बात क्वेश्चन का मतलब समझिए। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी आज हैं कल नहीं भी रहेंगे प्रधानमंत्री, आरएसएस तो वहीं रहेगी, लेकिन उनकी विचारधारा को तो ये चोट पहुंच रहा है, वो ये जल्दी भरने वाला नहीं है आने वाले टाइम में। हम नागपुर भी पहुंच रहे हैं, भागवत झा जी से भी भेंट करेंगे और इस बात को वहां उठाएंगे। ऐसी नहीं है कि हम नहीं उठाएंगे। हमारा 71 उम्र हो गया, हम लोग 71 बरस आरएसएस का सेवा किए और इस तरह हम जंतर मंतर पर देख करके और जा रहे हैं, फिर चुप्पी साधेंगे? इस बात को हम वहाँ उठाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है कि उसके बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है। ये तो आज उतनी बड़ी रसूखदार बेटियां हैं। अगर मान लीजिए जितने आम आदमी आप घूमे हैं, इतना साइकिल से घूम रहे हैं, किसी आम आदमी की बेटी के साथ ऐसा हो जाए और उसको कहे कि तुम वीडियो लेके आओ, तुम पहले साबित करो कि ये तुम्हारे साथ कुछ किया है। ऐसा सबकी है ना, हमारी भी है, आपकी भी, उनकी भी है, किसी के साथ हो सकता है। तो पहले नहीं होता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पर देखिए बोर्ड में लिखा है नागपुर मेरे को जाना है। नहीं, आप नागपुर जाइएगा। एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ, आपने इस पर लिखा है कि मोदी जी आएंगे क्योंकि किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने किसानों के बारे में भी आपने लिखा। किसान का बिल तो आपको भी याद होगा, आप भी गांव के परिवेश से आते हैं, आप भी किसानी तो जानते ही होंगे। वो बिल क्या था आपको भी पता है। मोदी जी ने वापस तो लिया, 750 किसानों की जानें चली गई। आप किसान हैं, अगर आपको फसल का दाम आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप आवाज़ लगाएंगे तो आप पे लाठी बरसेगा, तो यही किसान का भला हो रहा है? ये सवाल आपका, क्योंकि आप आरएसएस से हैं, आरएसएस की वजह से बीजेपी जीतती है, तो ये सवाल आरएसएस आज बीजेपी से क्यों नहीं पूछती है, यानी कि मोदी जी से? ये जब किसान आंदोलन किए हुए थे तो उस आंदोलन में हम गए हुए थे। ये बॉर्डर पर जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हम गए हुए थे, जाकर किसानों से बात भी किए। हम पहले भी आपको बोल चुके हैं कि मांग मांगना बुरा चीज़ नहीं है, मांग मांगना भी चाहिए और मांग उचित मिलना भी चाहिए। अब आगे कैसे मरा आदमी, क्या हुआ, अब इस बात के लिए तो थोड़ा सा हम कम उसके बारे में जानकार हैं, तो हम आगे नहीं कुछ बोल पाएंगे। नहीं, भरत जी, हाँ, पहली बात तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही कार्यकर्ता हैं किसी राजनीतिक पार्टी के, जिसकी वजह से वो पार्टी जीतती है, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं।
लेकिन ऐसे ही कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में जाती है जब लोगों के सवालों का सामना करती है। मैं जो इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है ये कहीं आगे अगर कह रहे हैं नागपुर जाएंगे, चाहे किसी से भी मिलने जाएं, ये रोड पे चलते हैं। मंत्री जी हों, चाहे इस देश पे जो सरकार चलाने वाले आज के वक्त हो, चाहे स्टेट लेवल के हों, चाहे केंद्र सरकार में हो, सवालों से भागते हैं। वो चाहे तो बजा नहीं भी जा सकते हैं पब्लिक के बीच में, लेकिन ये पब्लिक से भागेंगे तो भाग के जाएंगे कहाँ पे? क्योंकि ये जो कहते हैं साइकिल पे बिल्कुल लिख रखा है कि बीजेपी, आरएसएस के ये अपने जुड़े हुए लोग हैं, 40-40 साल पुराने लोग हैं, ये पब्लिक के सवालों से बच के कहाँ जाएंगे? ये जहाँ जाएंगे, मैंने तो 2 सवाल पूछे हैं, मेरे पास कम से कम 20 सवाल ऐसे हैं जो मैं इनसे पूछ सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इन जैसे सीधे साधे लोगों से अगर मैं जलेबी वाले सवाल पूछूँ ना, तो बनता नहीं, उत्तर नहीं दे पाएंगे ये। इस देश के मैं इनसे अच्छे दिन की सवाल पूछूं जो आज जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, खासकर महंगाई, आम जनता को महंगाई त्रस्त कर रखा है। महंगाई की बात करूं, मैं कहता हूं जो कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उन नारों पे बात कर सकता हूं। मैं आरएसएस के आइडियोलॉजी पे बात कर सकता हूं। वो आइडियोलॉजी जो कहते थे कि एक सवाल इन्हीं से मैं छोटा सा पूछता हूँ। मोदी जी एक नारा लगाते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उस समय में देश में क्या बिक रहा था जो ये गाना गाने की जरूरत पड़ी थी? क्या बेचा जा रहा था? मनमोहन सिंह क्या बेच रहा था? और आज क्या है जो क्या नहीं बिक रहा है, जिसके लिए ये गाना नहीं दोबारा सुनने को मिलता है? ठीक है, मैं आप छोड़िए, आपसे मैं नहीं, हाँ बोलिए। ऐसा है कि उस समय की जो सरकारें थी, हाँ। आप देखते होंगे हाँ। कि हमारे भारत के तरफ किस तरह से देखते थे, क्या करते थे, क्या बोलते थे, उस समय तो आप भी देखे होंगे। और इस समय बाहर के लोग हमारे भारत को कैसे देख रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, यही तो न बिकने और बिकने की सवाल है। भारत की मिट्टी की इज्जत को, एक मिनट, अपने घर की इज्जत को अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो दूसरे को क्या बचाएंगे? रह गई सवाल एक, हम थोड़ा शर्मिंदा हैं इस बात से और आगे इस बात को बढ़ाएंगे जो जंतर मंतर पर देख करके जा रहे हैं। नहीं तो मोदी जी जो किए हैं, आज तो कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो भारत को इतना सम्मान दिला सका। आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि अपने घर की इज्जत को नहीं बचाएंगे। जिसकी बहू बेटी के साथ यौन शोषण हुआ है, वो अपनी बेटी की इज्जत नहीं बचा पाएगा, तो फिर उसके लिए भी क्या रह जाएगा? वो भी तो मरने मारने पे उतारू होगा। मैं तो यही बात आपसे आपने इज्जत की बात करी ना कि मैं नंबर वन भरत जी, मैं आंकड़ों पे बात करता हूँ। भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स में 27वें नंबर पे डेमोक्रेसी इंडेक्स जो इंटरनेशनली रिलीज होता है, जिसमें बताते हैं कि किस देश में कितनी डेमोक्रेसी बची है, भारत 27वें नंबर पे था 2014 में, आज 56वें नंबर पे पहुंच गया। आधी डेमोक्रेसी खा गई। कौन खा गया? कौन है जिम्मेवार इसका? डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपको यहाँ खड़े होने की आज़ादी, जहाँ पे आप चौड़े होके आते कहते मुझे लोकतंत्र है, आवाज़ लगानी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी थी आने में। डेमोक्रेसी का मतलब है आपके मौलिक अधिकारों की आज़ादी। आप तो रास्ते में थे, मैं आपसे ये सवाल, जैक डोर्सी ने क्या कहा ट्विटर का कि उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि इनके पोस्ट हटा दो, इनके पोस्ट हटा दो, इनके पोस्ट हटा दो। यानी कि मीडिया तो ख़त्म कर ही दिया गया है। आप अगर कल को चिल्लाएंगे, 1 मिनट के लिए ये सब चीज़ें भूल जाइए, झंडा झुट्टा आप, कल को आपके साथ ऊंच नीच हो जाएगा। चिल्लाएंगे, अगर मीडिया दिखाएगी तभी तो कान तक पहुंचेगी, सरकार पे प्रेशर पहुंचेगी ना। जब उस मीडिया में आवाज़ नहीं उठाने दी, आज हम खड़ा होकर आपसे बात करें, आप इतना दूर से चल के आए, तभी तो जनता आपको देखेगी ना। जब कहेगा इनको दिखाना मत, आज आपकी सरकार है, आप कर रहे हैं, कल को किसी और की सरकार आएगी, वो कहेगा इसको दिखाना मत, फिर क्या करोगे? मैं कहता हूं डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो डेमोक्रेसी आदि खत्म हो गई, उसका जिम्मेवार कौन है? ये आप भी जानते हैं जिम्मेवार कौन है। मैं सवाल क्या पूछूं आपसे? नाम देश का तब होता है जिस देश में मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को जो कहा जाता है और बार बार घिसते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर जो है वो डेमोक्रेसी को इतना नीचे तक ले आए। नाम तो तभी होगा ना जब डेमोक्रेसी में 27 से आप 20वें नंबर पे आते, तो कम से कम मीडिया 142 नंबर पे थी, आज 161 नंबर पे कैसे पहुंच गई? जिस मीडिया का काम था जनता की आवाज़ दिखाना। क्या नाम हो रहा है देश का हमारा? 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 2014 तक में, आज 156 लाख करोड़ हो गया। 100 लाख कर्ज पड़ गए सिर्फ 9 सालों में। पिछले 65 सालों में 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज लिया गया 14 प्रधानमंत्रियों के द्वारा। और आप आए 9 साल में, फिर आपने 101 लाख करोड़ ज़्यादा ले लिया। क्या किया उन पैसों का? बेरोजगारी कहाँ गई? आपके भी बच्चे होंगे, चलो अभी नौकरी कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे तो बेरोजगार खड़े हैं। बेरोजगारी कहाँ? महंगाई कहाँ? नौकरी नहीं है आपके पास। देश का नाम तो, आप अपने घर की इज्जत की बात करें ना, उस पर इतनी चीजें बताया आपको। सही बात। आप अपने घर में जब अच्छा करेंगे तभी बाहर आपका नाम होगा। तभी बाहर नाम। आपको मैं गला पकड़ के मैं अपनी जय जयकार करवा लूँ ना,
तो आप चौधरी नहीं बन जाएंगे। नहीं, उससे नहीं होगा। चौधरी तभी बनेंगे जब बाहर वाले बिना कहे आपकी जय जयकार करेंगे। समझ रहे ना? हाँ हाँ। खैर, ये बहुत ही पुराने आरएसएस के कार्यकर्ता है और ये लोग पुराने ऐसे लोग हैं जो तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पण करने को तैयार हैं और जनता के बीच में घूमते हैं। जितने सवाल मैंने पूछे उसमें से कई सवाल ऐसे हैं जब जहाँ जहाँ ये जाएंगे लोग पूछेंगे इनसे, और मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये इन सवालों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि 2024 का चुनाव है, पक्का आरएसएस निकलेगी, लोगों के बीच में जाके जुड़ेगी, लोगों से बात करने के लिए जाएगी गांव-गांव तक। सही बात है कि टीवी नहीं पहुंच सकती, कितना भी गोदी मीडिया जोड़ लगा ले तो, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है, एक ब्रजभूषण सिंह को बचाने के लिए कहते हैं 3 से 4 सीटों पर उसका रसूख चलता है। अगर यूपी के अंदर में आंकड़ा आप देखेंगे तो इस देश के अंदर में 40 लोकसभा की सीट, 40 लोकसभा की सीट, 160 विधानसभा की सीट, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, 4 राज्यों में 160 विधानसभा सीटों पे जाट ऐसे कम्युनिटी है जो फर्क डालती है। और इन्होंने बेटियों का जब जो यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ लगा रही थी तो जाट वर्सेस राजपूत का वो कर दिया। अरे बेटी किसी भी जाति को जिसके साथ यौन शोषण हुआ उसको न्याय मिलना था। खैर, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भरत सिंह जी, और आपके जज्बे को सलाम करता हूं आखिर में। और मैं चाहता हूं कि आपको, मैंने जो सवाल पूछे इसलिए पूछे कि जनता के मन में बहुत सवाल हैं जो आपसे और भी आगे पूछे जाएंगे जहां जहां आप निकलेंगे। आप पूछे तो मेरे को याद तो हुआ। ठीक है, कि आगे मेरे से जनता क्या पूछेगी, हम क्या जवाब देंगे। तो माहौल ऐसा है, सत्ता न किसी की कभी रही है, सत्ता एक रेत की तरह है, मुट्ठी में बंद किसी की नहीं हो सकती। वो सरकनी है, 5 साल बाद सरके या 10 साल बाद सरके। याद उसी को लोग रखते हैं जो इस देश के लिए कुछ करके जाता है, और इस देश के जो आन बान शान है डेमोक्रेसी में, उसमें 4 चांद लगा के जाए। तानाशाही करने से नाम नस्त नाबूद हो जाता है, हिटलर हो या मुसोलिनी हो, कितने लोग नाम लेते हैं। नमस्कार।